Hello everyone, welcome to our daily current affair program, exclusive initiative by Nirnay IAS. So in today's current affair program, we have first two articles from international relation, and the first article is some important takeaways from the SCO summit. That means Shanghai Cooperation Organization. So in this particular topic, we will understand how India and Pakistan leaders had an informal talk at a meeting. मतलब कि एक वन टू वन फॉर्मल मीटिंग तो नहीं की है, बट एक इनफॉर्मल मीटिंग जो है इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स की यहाँ पे हुई है. बट द गुड थिंग इज दे डिडंट टॉक अबाउट बिग प्रॉब्लम्स लाइक कश्मीर का इशू, टेररिज्म का इशू. इस पे उन्होंने बात नहीं की है. तो ये मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उनको नॉर्मल होने की तरफ ले जाता हुआ हमें दिखाई देता है. तो हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट. संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको पिछले करंट अफेयर में कवर करा चुकी हूँ, तो वो आपने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर ही लिया होगा. देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दिस इज फाइव आइज अलायंस. तो एक्चुअली 5 कंट्रीज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, जिनका ये एक अलायंस है. और इस अलायंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है वो है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को शेयर करना. व्हाई दिस इज द न्यूज? क्योंकि रिसेंटली कनाडा एंड इंडिया का जो एक बेसिकली आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहा है, उसमें इस 5 आइज अलायंस जो ग्रुप है उसने कनाडा को सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि इंडिया शुड कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन. तो जो बेसिकली कनाडा इंडिया वाला इशू था वो भी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, राइट. तो आज हम इस अलायंस के बारे में यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट से है, जीएस पेपर 3, दैट इज स्टबल बर्निंग. तो स्टबल बर्निंग को लेकर पंजाब और हरियाणा में कुछ ऐसे इंस्टेंस देखने को मिले हैं जहाँ पे फार्मर्स की तरफ से अपनी क्रॉप्स के रेसिड्यू को बर्न किया गया है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको बहुत ही सीरियस इशू मानते हुए यहाँ के जो पंजाब और हरियाणा के जो सेक्रेटरीज थे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट. और कहा है कि अगर इसरो सैटेलाइट इमेजेस आपको प्रोवाइड करा देता है स्टेबल बर्निंग का, तब भी आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो. तो एक्चुअली दिस इज द कंटेक्स्ट. बट यहाँ पे स्टेबल बर्निंग होता क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, इसके एनवायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर करेंगे. साथ में वी विल टॉक अबाउट सम सॉल्यूशंस आल्सो. बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाइक. तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उन्होंने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है एंड कुछ क्रॉप्स के बेसिकली जो एमएसपी है यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, राइट. और एमएसपी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एक प्रॉमिस करती है फार्मर को कि हम आपकी क्रॉप्स के लिए ये प्राइस पे करेंगे इवन इफ द मार्केट प्राइस ड्रॉप्स, राइट. तो एमएसपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. एंड द लास्ट आर्टिकल इज प्लेसेस इन न्यूज, जहां पर हम जो है अल्बेनिया का बारे में पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ से. तो इंडिया पाकिस्तान डिप्लोमेसी, ये जो है एससीओ समिट का एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे हमारे पास है. दरअसल यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों ही नेशन ने जो थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक्स थे, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर या फिर आपका जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इनको अपनी स्टेटमेंट्स में अवॉइड किया है और मोर कंस्ट्रक्टिव एक बेसिकली ये मीटिंग देखने में लग रही है अगर हम पहली मीटिंग्स के कंपैरिजन में बात करें. यहाँ पे देखो रीजनल कोऑपरेशन पे फोकस रखा गया है. जो हमारे बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने यहाँ पे एससीओ 2001 का जो चार्टर है उसको साइट करते हुए कहा है कि हम सबको टेररिज्म, सेपरेटिज्म और जो एक्सट्रीमिज्म है इसको कॉम्पैक्ट करने पे फोकस करना चाहिए. और यहाँ पे इंडिया की तरफ से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर कुछ रिजर्वेशंस भी दिखाए गए हैं. तो आपको पता है कि चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जा रहा है. बीआरआई का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि आपका पीओके से होके जा रहा है. एंड दैट्स वाई जो है भारत इसको क्रिटिसाइज करता है कि हमारी सॉवरेनिटी को आप यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हो. तो सेम वही चीज जो है यहाँ पे भारत की तरफ से बोली गई है. साथ में कुछ ग्लोबल और रीजनल चैलेंजेस को भी लेके बात हुई. जैसे हमारे जो जयशंकर जी हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो हमारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं
वहां पर बेसिकली रिफॉर्म होना चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को भी जो है एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू हैव सम अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, उनके अंदर अब रिफॉर्म करने की जरूरत है। और जो एशिया और लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज है, उनको भी मोर रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे मिलना चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, फाइनेंशियल वोलेटिलिटी, डेब्ट क्राइसिस, इन सारी चीजों को लेकर भी यहाँ पे बात हुई है। इंडिया ने बेसिकली अपने कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं और अपने जो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको इस समिट में हाईलाइट किया है। फॉर एग्जांपल इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके काम कर रहा है, राइट, तो उसको हाईलाइट किया है। साथ में मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसको यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट किया गया है। साथ में मिलेट्स, योगा, इस तरह के जो बेसिकली इनिशिएटिव हैं जो आपकी हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है प्रमोट किया गया है। बायोफ्यूल अलायंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इसके बारे में भी बात हुई है। और मे बी आने वाले टाइम में इंडिया बायोफ्यूल अलायंस को लेकर कुछ और कंट्रीज के साथ कुछ न्यू एग्रीमेंट साइन करेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अभी एससीओ समिट के इतनी ही हमारे पास अपडेट्स आए हैं। इसको लेकर अगर कोई एक फर्दर आर्टिकल आता है तो हम इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। करेक्ट, ओके। प्लीज एससीओ के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जैसे इसके 10 मेंबर कंट्रीज है, रिसेंटली इसको ईरान और बेलारूस ने ज्वाइन किया है, ये सारी चीजें जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, 5i अलायंस। तो बेसिकली निज्जर केस को लेकर कनाडा और इंडिया जिस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में है, वहां पर पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने और बाद में यूके ने और अभी इस पूरे 5 अलायंस ग्रुप ने यहाँ पे कनाडा के कॉज को सपोर्ट किया है और इंडिया से कहा है कि प्लीज आप जो है इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए। तो देखते हैं कि ये बेसिकली अलायंस क्या है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी हमें इनपुट मिलता है तो हम आपस में शेयर करेंगे। अगर हम कुछ सर्विलेंस कर रहे हैं और उससे हमें रिलेटेड कुछ ऐसा डेटा मिलता है जो शायद इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आपस में यहाँ पे शेयर करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है इस ग्रुप का। 5 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, राइट। ओरिजिन की बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जो है इसका एक ओरिजिन माना जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जो यूके है एंड यूएसए है, उन्होंने आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए जो है कुछ कॉपरेशन किया था। और उस टाइम पर इन्होंने जर्मनी और जापान के जो कुछ कोड थे उनको भी डिकोड कर लिया था। देन बाद में बेसिकली 1946 में इस पूरे के पूरे कॉपरेशन को फॉर्मलाइज कर दिया गया, एक एग्रीमेंट को साइन करके, जिसको बोला जाता है ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट, राइट। और उसके बाद जाकर काफी टाइम के बाद यहाँ पर जो फर्दर कंट्रीज थे, लाइक कनाडा ने इसको 1948 में ज्वाइन कर लिया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको 1956 में ज्वाइन कर लिया था। तो याद रखेंगे ओरिजिनली सिर्फ 2 कंट्रीज इसका पार्ट थे, राइट, और अभी टोटल 5 कंट्रीज इसका पार्ट है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एज आई टोल्ड यू, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है यहाँ पे की जाएगी। और कुल मिलाकर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी पे ये पांचों के पांचों कंट्रीज कोलैबोरेट करते हैं। साथ में अगर किसी भी तरह का ग्लोबल थ्रेट इनको दिखाई देता है तो उस ग्लोबल थ्रेट को लेकर भी ये पांचों कंट्रीज जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपस में कोऑपरेशन करते हैं। अब ये जो 5 आइज अलायंस एक ग्रुप है, इस पे कुछ एक्चुअली एलिगेशंस भी लगे थे और जिसकी वजह से ये आप कह सकते हो विवादों में फंस गया था। फॉर एग्जाम्पल 2013 में जो एडवर्ड स्नोडेन थे, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब एज वेल, इन्होंने बेसिकली कुछ रिवोल्यूशन किए थे मास सर्वेलेंस को लेकर और ये कहा था कि ये जो पांचों कंट्रीज हैं ये एक मास सर्वेलेंस प्रोग्राम चला रही है जो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं पे उसको एक्सप्लॉइट करता है, राइट है। इसके अलावा यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के भी कई बार एलिगेशन लगते हैं कि बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, सर्वेलेंस का काम जो है कुछ पार्टनर एजेंसीज को, कुछ प्राइवेट एजेंसीज को दे देते हैं एंड उन एजेंसीज के ऊपर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा सख्त नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सिटीजन्स की प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स रेज हो रहे थे।
देन कुछ लीगल इश्यूज भी यहाँ पे रहे हैं। एक बार जो कैनेडियन कोर्ट था, उन्होंने जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस थी, उनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि आप अनलॉफुल सर्विलेंस जो है आपका, उसको कहीं ना कहीं पे एक्सपेंड कर रहे हो। तो मतलब इस चीज से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड, राइट, और एक सर्विलेंस से रिलेटेड कुछ एलिगेशंस इनके ऊपर जो है यहाँ पे लगते रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मेंस का तो कुछ बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। प्रीलिम्स के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो एग्रीमेंट है, इन कंट्रीज के जो नेम है, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आप थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, स्टबल बर्निंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि हरियाणा और पंजाब के कुछ स्टबल बर्निंग इंस्टेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज वेरी एंग्री, राइट। तो बात कर स्टबल बर्निंग होता क्या है। देखिए, बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस जो फार्मर्स के द्वारा अपने क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करने के लिए अपनाई जाती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, खरीफ की जो फसल होती है उसको तो हार्वेस्ट कर लिया जाता है अराउंड सितंबर, और जो आपकी राबी की फसल है, दैट मींस वीट, राइट, उसको जो है बेसिकली नवंबर में कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो फार्मर्स के पास क्या है, मुश्किल से मुश्किल 1 मंथ और मे बी 15 or 20 डेज का ही एक टाइम होता है टू प्रिपेयर फार्म्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो उतने कम टाइम पे बेसिकली जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर अपने फार्म्स को प्रिपेयर करने के लिए जो भी रेसिड्यू बचे हुए हैं खेत के अंदर, उनको बर्न करना ज्यादा कन्वीनियंट समझते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो लेबर का यूज करेंगे या टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इट विल बी अ टाइम टेकिंग और मे बी कॉस्टली, या तो महंगा है या तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है, तो जो आपके क्रॉप्स के साइकिल्स हैं उनके अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो समटाइम्स मॉनसून की अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से आपकी खरीफ की फसल और भी लेट हो जाती है, और राबी की फसल को आपको जो है उसी टाइम पे क्योंकि स्टार्ट कर देना है, तो गैप मुश्किल से मुश्किल 15 दिन का बचता है। इसीलिए ये प्रैक्टिस जो है यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा एक तरीके से फॉलो की जाती है। तो आप मानेंगे कि इसके रीजंस क्या है। तो रीजंस इसका वही है कि आपके पास बेसिकली क्या है, एक तो बहुत ही शॉर्ट टाइम है बिटवीन द क्रॉप, दूसरा ये चीपेस्ट पड़ता है और क्विकली हो जाता है, राइट है। तो बेसिकली लेकिन इसके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन, ये जो स्टबल बर्निंग है इससे जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 and 10 ये आपके एयर में रिलीज होते हैं, और जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करते हैं एस्थेमेटिक जो पॉपुलेशन है, चिल्ड्रंस है, बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल यहाँ पे होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अदर हार्मफुल गैसेस भी जो है यहाँ से रिलीज होते हैं। एंड इसी स्टबल बर्निंग को वन ऑफ द मेजर कोज माना जाता है दिल्ली एनसीआर, और ये जो पूरा का पूरा एक नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पर विंटर स्मोक के लिए। क्योंकि ये जो स्टबल बर्निंग का स्मोक है एंड विंटर का जो फोग है, ये मिलके यहाँ पे एक स्मोक बनाता है जिसमें विजिबिलिटी कम होने की वजह से एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, और एयर क्वालिटी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होने की वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट। और बाकी का सर आपके दीपावली के जो क्रैकर्स एंड अदर जो फैक्टर्स है लाइक व्हीकल पॉल्यूशन एंड ऑल, वो यहाँ पे कर देते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं लाइक अस्थमा, आपका ब्रोंचाइटिस एंड अदर लंग डिजीज। इससे जो है ओवरऑल आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस होती है, क्योंकि जब आप अपने फार्म में फायर बर्न करोगे तो जो ऑर्गेनिक मैटर है आपके सॉइल का वो भी बर्न हो जाता है, एंड दैट ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सॉइल फर्टिलिटी, एंड दैट सॉइल फर्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी, राइट। तो इससे सिग्निफिकेंटली फिर वो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। देन इसके अलावा एक इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि आपका हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगा, तो हेल्थ कॉस्ट बढ़ने की वजह से आप मान सकते हो कि हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो एक इकोनॉमिक कॉस्ट यहाँ पे आता है, राइट है। तो अभी बेसिकली क्या किया गया था, स्टबल बर्निंग को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसरो को ये आस्क आउट किया गया था कि आप अपने सैटेलाइट इमेजेस को यूज करके स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए कि कहाँ कहाँ पे स्टबल बर्निंग के इंस्टेंस देखे गए हैं। और ये बेसिकली एक ऐसा फिलहाल इशू बन चुका है कि यहाँ पे जुर्माना भी लगता है किसानों के ऊपर, राइट। लेकिन गवर्नमेंट्स को ये भी पता है कि फार्मर्स के भी अपने कुछ रीजंस हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी चलाए जा रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू हमारे पास है, जहाँ पे गवर्नमेंट हैप्पी सीडर मशीन जैसे कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वेज जो है किसानों को देती है कि भाई इस मशीन का अगर आप यूज करोगे तो रेसिड्यू बचेगा ही नहीं, रेसिड्यू नहीं बचेगा तो आपको ये बर्न करने की जरूरत ही नहीं है। देन वी हैव कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनको डांट पिटी है कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से, राइट है। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि दिल्ली और एनसीआर रीजन के अंदर स्टबल बर्निंग को मैनेज करके जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करे। एंड देन पंजाब का एक पूसा डिकम्पोजर भी एक बहुत अच्छा बेसिकली आप कह सकते हैं सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उन माइक्रोब्स को यूज किया जाता है कि नेचुरली जो क्रॉप रेसिड्यू है वो यहाँ पे डिग्रेड हो जाए, राइट। इट्स लाइक कि आपका जैसे कोई जो सब्जी है अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखो एक टाइम के बाद वो खराब हो जाती है ना, तो क्यों हो जाती है, क्योंकि कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पे हम कुछ वैसे माइक्रोब्स बनाएंगे जो इस क्रॉप रेसिड्यू को बेसिकली क्या है एक तरीके से नेचुरली डिग्रेड कर देगा, और वो क्रॉप रेसिड्यू आपका एक तरीके से कंपोस्ट बन जाएगा, खाद बन जाएगा, एंड इट विल एनहेंस योर सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो दिस इज स्टबल बर्निंग, ये आपको मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में पूछ भी चुके हैं, अगेन रिपीट भी करेंगे। मूव ऑन करते हैं टू द अनदर टॉपिक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाइक। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के राइट है वो प्राइस जो है अनाउंस कर देंगे। एमएसपी क्या है? सो इट्स अ प्राइस जहाँ पे जो गवर्नमेंट है आपके फार्मर्स से क्रॉप्स को बाय करती है, इवन मार्केट में प्राइस ड्रॉप ही क्यों ना हो जाए, इट्स अ गारंटीड प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे जो फार्मर्स हैं उनको अपनी क्रॉप्स के लिए रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल जाते हैं, तो उनका जो एक इनकम है वो स्टेबल रहता है। जो बेसिकली फार्मर्स है वो मार्केट वोलेटिलिटी जो है उससे बेसिकली वोलेटिलिटी जो है उससे बेसिकली जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी बेसिकली आती है क्योंकि फार्मर्स को पता होता है कि आपको एक सर्टेन प्राइस तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। नाउ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी जो कैलकुलेशन करता है वो तो बेसिकली यहाँ पे की जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CAPP के द्वारा, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट में कौन है? इट्स द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है वो फाइनल डिसीजन लेगी, कैलकुलेशन का काम किसी और का है। तो अब अगर हम बात करें तो विंटर्स के टाइम पे यानी कि राबी के टाइम पर और जो समर के टाइम पे यानी कि खरीफ के टाइम पर दोनों के लिए जो है एमएसपी गवर्नमेंट डिक्लेयर यहाँ पे करती है, राइट। ये कुछ बेसिकली इस बार उन्होंने डिक्लेयर किया, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें फार्मर्स के लिए इनकम सिक्योरिटी है। इसके अलावा अगर आप क्या करो कुछ सर्टेन टाइप के क्रॉप्स को प्रमोट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मिलेट्स और मे बी सम वेजिटेबल्स, तो आप उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एमएसपी को इंक्रीज कर दीजिए। इससे क्या है किसान को एक इंसेंटिव मिलता है उन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने का, और इस एमएसपी का यूज आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी कर सकते हो। ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, पता रहता है कि भाई चावल और अनाज के लिए आपको एक प्राइस मिल जाएगा, तो इसलिए किसान उनको कल्टीवेट करते हैं और इसीलिए इंडिया के अंदर व्हीट एंड राइस की सप्लाई हमेशा बनी रहती है। फार्मर डिस्ट्रेस को एक रिड्यूस करता है, तो यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस की बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप्स को ही यहाँ पे एमएसपी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो फार्मर्स जो है उन्हीं क्रॉप्स को बस कल्टीवेट कर रहे हैं। दूसरा समटाइम्स डिमांड ये भी उठती है कि एमएसपी जो है इनफ नहीं है, उसका जो कैलकुलेशन का मेथड है वो चेंज करना चाहिए। देन यहाँ पे ये भी कुछ बेसिकली ऑप्शंस आते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर जो डिस्ट्रेस हो रहा है एमएसपी वुड नॉट बी सफिशिएंट, आपको कुछ क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को लेकर काम करना होगा। तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एज वेल, राइट। नाउ द लास्ट आर्टिकल, अल्बेनिया बेसिकली यहाँ पे न्यूज में है, तो आप देखोगे दिस इज अ कंट्री, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, तो ये आपको इटली दिखाई दे रहा है, दिस इज अल्बेनिया, यहाँ पर आपका एड्रियाटिक सी है एंड दिस यू हैव आयोनियन सी। ये प्लीज दोनों आपको जो है यहाँ पे याद होने चाहिए। बाकी कुछ अदर फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं वो आप यहाँ पे देख लेना, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये सभी आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं,
अगर आपको अपने करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी पूछना है और इन जनरल आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। प्राची मैम टेक्स्ट बुक, राइट? प्लीज अपना जो है मैसेज यहाँ पे ड्रॉप कीजिए, फील फ्री, एंड वी विल मीट विद नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद।